नमस्कार, छदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे हॉर्मुज की लड़ाई में रूस के एंट्री और अमेरिकी सेनेटर की मौत के बाद ईरानी मीडिया द्वारा जारी ईरान की हिट लिस्ट की। हॉर्मुज पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और दोनों गुट आमने सामने हैं और हॉर्मुज पर नियंत्रण के दावे कर रहे हैं। दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां चिंगारी पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को आग पर झोंक सकती है। फारस की खाड़ी में फिर से बारूद की गंध आ रही है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका और इजराइल एक तरफ है तो दूसरी तरफ ईरान है और इस बीच में फंसी है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। अभी कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि युद्ध रुक जाएगा, शांति समझौते हो जाएंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा। लेकिन एक सप्ताह के युद्ध विराम के बीच ही दोनों तरफ से फिर से मिसाइलें बात करने लगी। अमेरिका ने दावा किया कि उसने 24 घंटे में ईरान के 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर तबाही मचाई है, तो ईरान का दावा है कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया और इसके अलावा भी जो अमेरिका के सपोर्टर जो देश हैं कुवैत, यूएई, वहां के सैन्य बेस पर भी उसने हमला किया है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर थी सामने आई, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस का एक बेहद खास सैन्य विमान TU-214 ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच चुकी है। इसे रूस का एयरबोर्न कमांड पोस्ट यानी डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल भीषण जंग या परमाणु युद्ध की स्थिति में करने के लिए इसे तैयार किया गया था। विमान की अधिकतम रफ्तार जो है करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना रुके करीब 6500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। हालांकि रूस ने इस उड़ान के मकसद पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। कुल मिलाकर मसला यह है कि जिस युद्ध के थमने के आसार देखकर भारत सरकार ने गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीद पर जो कैपिंग की थी उसे वापस ले लिया था। अब लगता है कि यदि युद्ध लंबा चला तो स्थिति फिर से जो रेस्ट्रिक्शंस थे उस रेस्ट्रिक्शंस को फिर से बहाल करने की बन सकती है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध विराम कागजों पर ही सिमट गया। आखिर बातचीत किस रास्ते पे आके अटक गई? क्या दोनों पक्ष केवल दोबारा युद्ध शुरू करने के लिए टाइम बाई कर रहे थे या फिर किसी एक पक्ष ने समझौते को केवल रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया? ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अंतिम समझौता गंभीर संकट में है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शर्त को तोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। जहाजों पर हमले और जवाबी सैन्य कार्रवाई ने बातचीत को लगभग ठप कर दिया है। हालांकि कूटनीतिक संपर्क अभी पूरी तरीके से समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इस पूरे संघर्ष में सबसे बड़ा सवाल केवल मिसाइलों का नहीं, असली लड़ाई हॉर्मुज की है। दुनिया के समुद्री तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण और वो अपने हितों के खिलाफ किसी की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को किसी एक देश की जागीर नहीं बनने दिया जाएगा और जहाजों की आवाजाही हर कीमत पर जारी रहेगी। यही टकराव और खुले सैन्य संघर्ष में बदलता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक ऐसी घटना और हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता में गिने जाने वाले सेनेटर लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई। ग्राहम उन नेताओं में थे जिन्होंने वर्षों तक ईरान के खिलाफ सबसे कड़ा रुख अपनाया था। वो इजराइल के सबसे मजबूत समर्थकों में गिने जाते हैं। लिंडसे ग्राहम की मौत पर ईरान में केवल जश्न ही नहीं मनाया गया, बल्कि ईरान में सरकार समर्थक ईरान के जो सरकार समर्थक अखबार हम शहरी है, उसने अपने 14 ग्लोबल लीडर्स को रिवेंज लिस्ट जारी कर दी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, कीर स्टारमर, एमैनुअल मैक्रों, जॉर्जिया मेलोनी और फ्रेडरिक मर्ज जैसे कई नेताओं के नाम शामिल हैं। फोटो के साथ इस लिस्ट को जारी किया गया और इसमें ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर पर स्नाइपर का निशान दिखाया गया। यह सूची ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अल खामनेई की मौत के बाद सामने आई है। हालांकि ईरान सरकार ने इस सूची को आधिकारिक मंजूरी अभी नहीं दी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या इजराइल और ईरान की लड़ाई में अब रूस की एंट्री हो चुकी है? क्या यह लड़ाई इसी तरह हॉर्मुज पर कब्जे को लेकर चलती रहेगी या इसका कभी अंत भी होगा? तीसरा सवाल कि क्या शांति समझौते की उम्मीद बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है? चौथा सवाल कि क्या ईरान की हिट लिस्ट से शांति की संभावना खत्म होगी? और पांचवा और आखिरी सवाल कि क्या विश्व की अर्थव्यवस्था को अभी और झटके लगने बाकी है? तो अमेरिका ने जो कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह लड़ाई जो है दरअसल युद्ध नहीं है, यह तो पूरी दुनिया को
परमाणु युद्ध से बचाने की एक कवायद है और खासतौर पर उन्होंने कहा है कि ईरान को परमाणु युद्ध या परमाणु हथियार से लैस नहीं होने देने की लड़ाई है, इसे युद्ध ना समझा जाए। और इसी पे प्रतिक्रिया देते हुए जो रूस के प्रवक्ता है, रूस के प्रवक्ता ने कहा कि किसी पर दबाव डाल करके शांति का समझौता नहीं हो सकता। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मेहमानों से मैं आपका परिचय करवाते हूँ। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे स्वागत है आपका यूके देवनाथ जी। और सुरेंद्र स्वामी जी हैं फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में, और डॉक्टर शरद कोहली हैं अर्थशास्त्री के रूप में। शरद कोहली जी, आपका भी स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो मैं यूके देवनाथ जी से करना चाहूँगा। देवनाथ जी, क्या आपको लगता है कि ये जो फिर से जो लड़ाई एक बार शुरू हो गई है, क्या लगता है कि ये कभी ख़त्म भी होगा, या ये लड़ाई जैसा कि अमेरिका कह रहा है कि ये हॉर्मुज़ को लेकर के है, या जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया है कि ये युद्ध नहीं है बल्कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने की लड़ाई है? मुकेश जी, सबसे पहली बात तो है कि जो हमले हो रहे हैं ये इतने ज्यादा विस्तृत, व्यापक और गंभीर तरह से जो हमले हो रहे थे 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक, उस मैग्नीट्यूड में नहीं है। हमले जो हो रहे हैं वो ईरान के दक्षिणी भाग, ज्यादातर समुद्री तट पर बंदरगाहों के आसपास सीमित हैं। अभी तक जो भयंकर हमले का डोनाल्ड ट्रंप 40 दिन के युद्ध में भी दावा कर रहे थे कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्मल पावर प्लांट्स, गैस बेस्ड पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उस पर हमला करेंगे, ऐसे हमले चालू नहीं हुए। इन हमलों का मकसद शायद सिर्फ इतना है, पॉलिटिकली या मिलिट्री पर्सपेक्टिव से, कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को संदेश देना चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इंटरफेयर मत करो। इससे ज्यादा इन हमलों का कोई मकसद नहीं है। इस सीमित उद्देश्य को हासिल करने में अमेरिका अब तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो मुकेश जी, ट्रिगर हमेशा ऐसा रहता है कि अमेरिका चोरी छिपे एक शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकालने की कोशिश करता है। ईरान की IRGC की जो नेवी है वो उस शिप को मैसेज देने के लिए उसके ऊपर एक रॉकेट या मिसाइल फायर करती है, और जवाबी कार्रवाई में अमेरिका इस तरह के हमले कर देता है। ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी भी ये साइकिल 1-2 दिन तक चलेगा। अमेरिका उम्मीद करता है कि ईरान समझ जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दूसरे किसी देश के शिपिंग पर हमला नहीं करना है। लेकिन ईरान ने अपनी तरफ से तय किया हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पुलिस कंट्रोल वो लेकर ही अगली बातचीत की तरफ रुख करेगा। जी, लेकिन देवनाथ जी, मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा एक बार। स्वामी जी, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर की लड़ाई है, करीब 6 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो तो इंटरनेशनल रास्ता है, उसमें तो ईरान का या किसी दूसरे देश का कोई अधिकार नहीं है। तो केवल ये सही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के लड़ाई कंट्रोल की, या लड़ाई जिस बात को लेकर शुरू हुई थी वो लड़ाई तो इस बात को लेकर शुरू हुई थी कि परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, और जो इजराइल के को नष्ट करने की बात ईरान या उसके जो साथ में जो देश है वो कर रहे हैं, वो उससे रोकने के लिए ये सारी चीजें हुई थी। तो क्या सही में ये हॉर्मुज़ पे आकर के सिमट गई है लड़ाई, या अभी भी जो उद्देश्य है जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का, वो उद्देश्य अभी भी है एजेंडे में? नहीं, ऑब्जेक्टिव इस वार के वही हैं। 3 ऑब्जेक्टिव हैं कि एक, ईरान की दादागिरी गल्फ में नहीं चलेगी। दूसरा, इजराइल की स्वायत्ता को बनाए रखना है, उसे सिक्योर रखना है। और जो अमेरिका के अलाइज हैं, सुन्नी देश, जी, सबसे बड़ी जो बाधा है वो है एटॉमिक पावर की। तो वो मुख्य मुद्दा वही एटॉमिक पावर का है। लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो जो हॉर्मुज़ पहले खुला हुआ था, उस हॉर्मुज़ में ईरान ने अपना कब्जा करना शुरू किया और उसने वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। जब इनका एक MOU साइन हुआ था तो उसमें ट्रंप ने कहा ठीक है, हम अपनी नेवी हटा देते हैं, आप इसमें से आने जाने दीजिए जहाज़ों को, और बाकी हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स पे क्या करना है, आपके रिकंस्ट्रक्शन पे क्या करना है। लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं, और ईरान ने उन जो भी जहाज निकल रहे थे उन जहाज़ों पर हमला करने की कोशिश की। तो अब ये लड़ाई का फोकस हो गया हॉर्मुज़। वो हॉर्मुज़ फोकस इसलिए है कि ईरान हॉर्मुज़ को
बार्गेन पॉइंट पे लेके चल रहा है कि अगर हॉर्मुज पे मेरा कब्जा रहेगा तो मेरा अपर हैंड रहेगा। बिल्कुल। और अमेरिका चाहता है कि अब इसका हॉर्मुज से ही सफाया किया जाए। अभी अमेरिका, ट्रंप ने स्टेटमेंट भी दिया है कि अब आई विल टेक ओवर द हॉर्मुज और हम मैनेज करेंगे, हम सिक्योर्ड पास अलाउ करेंगे एंड वी विल ओन द हॉर्मुज। तो अब वो इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हॉर्मुज ईरान का, ओमान का, किसी का नहीं होगा, अभी अमेरिका का होगा। और अमेरिका की नेवी, और अगर वो वहां पे ये तय कर लेंगे, उन्होंने पहले भी, आपको मालूम है, ईरान पर एक शिप नहीं जाने दिया था किसी को, जब उन्होंने घेराबंदी की थी, किसी को नहीं वहां से ऑयल लेने दिया। तो वही घेराबंदी अब यूएस फिर से करेगा और उसके साथ साथ वो डिक्लेयर करके अपना कह देगा नाउ वी हैव टेकन। और इसीलिए जितने भी अटैक हो रहे हैं वो सब वेस्टर्न में, जो पर्शियन गल्फ है उसमें अबादान से लेकर के, और इधर जो चाहबार पे भी तो हमला हुआ है सर। चाहबार जो पोर्ट जो बना रहा था भारत ईरान के लिए साथ, तो चाहबार पोर्ट पे नहीं, वो सब उसकी घेराबंदी इसीलिए करेगा और वो अभी वहीं अटैक कर रहा है। पिछली बार भी ट्रंप ने कहा था कि अभी हम उस स्टेज पे नहीं है, हमारी ईरानियन से कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो उनकी पानी की सप्लाई है, उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके हाईवेज हैं, ब्रिजेज हैं, उस पर हम अटैक नहीं कर रहे हैं। और वो नहीं भी कर रहे हैं, वो अभी पूरे का पूरा उन्होंने जो हॉर्मुज के साथ सदर्न कोस्ट लाइन है, उसी पे पर्शियन गल्फ से हॉर्मुज तक, उस पे वो हमले कर रहे हैं। और एक बार अमेरिका ने फिर से हॉर्मुज को अगर अपने कब्जे में ले लिया तो फिर ईरान के पास उसकी जो इकोनॉमी है, बार्गेनिंग क्षमता और जो इकोनॉमी दोनों, बिल्कुल। जब इकोनॉमी की बात आई है तो हमारे साथ अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, आहूजा साहब हैं, शरद कोहली जी है। शरद कोहली जी, स्वागत है आपका। और चूंकि ये जो लड़ाई कहीं भी विश्व में अगर लड़ाई चलती है तो उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट जो है हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है, वर्ल्ड की इकोनॉमी पे पड़ता है। और जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो वहाँ भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ था, जिसका खामियाजा कुछ असर जो है भारत पे हुआ था, सभी देशों पे हुआ था, भारत पे भी हुआ था, और हम भारत के संदर्भ में ही बात करेंगे। यह जो लड़ाई अभी भी थी, अभी तो कैपिंग हटाई थी सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे और एलपीजी एंड एलएनपी पे, लेकिन फिर से ये जो लड़ाई जिस तरीके से बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि ये फिर से वही स्थिति रेस्ट्रिक्शंस वाली होगी? और अगर हम आके जीडीपी की सेंस में, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जीडीपी का कितने का नुकसान हो रहा है? और ये अगर लंबा खिंचा तो फिर क्या करना चाहिए भारत को आर्थिक मोर्चे पर अपनी मौजूदगी बनाए रखने के लिए? नमस्कार मुकेश, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट और सभी व्यूअर्स को मेरा अभिवादन। ये बात सच है कि फिर से वही बादल लड़ाई की गिराए हैं और अर्थव्यवस्था पर खासकर गिराए हैं। हमें तो ये आर्थिक रूप से असर करता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है। 87-88% हमारा जो क्रूड ऑयल है वो विदेशों से आता है। इस बात को देखते हुए हमारे ऊपर इसका सीधा असर होता है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। कच्चे तेल का दाम आपने देखा फिर $80 के आसपास पहुंचने लगा है, और जब तक ये $80 से नीचे है तो मेरे पास जो आंकड़े आए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं हमारी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, तो ये अभी तक इसको झेल लेंगी, क्योंकि अब इनको उतना अभी घाटा नहीं हो रहा है जब तक। परंतु ये लड़ाई अगर लंबी चलती रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा, तो फिर एक बार कच्चे तेल के दाम आपको $80 पार करके 90-100 जो पिछली बार हमने देखा था वो होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, मैं जहां तक इसको समझता हूं, मुझे लगता है ये ज्यादा भड़का तब है जब एक खामिनाई साहब का जो फ्यूनरल था, जो उनका जनाजा था, बिल्कुल, उसमें जो किल ट्रम्प करके नारे लग रहे थे, और जो लोग प्लेकार्ड्स हाथ में लेके खड़े हुए थे, आपने देखा होगा हाथ में लेके वो खड़े थे, किल ट्रम्प, बदले की रोष था, आग बबूला लोग हो रहे थे, साथ में शोक भी था, रोष भी था। तो मुझे लग रहा है उसको लेके डोनाल्ड ट्रंप के बयान आए कि अगर मुझे मारते हैं तो 1000 मिसाइल तैयार हैं, उसके बाद 1000 मिसाइल और चला रहे हैं, मैं इनको डेसिमेट कर दूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा। तो कुछ मुझे लगता है ये जो हमले हैं ये वहां से। और एक जरूरी बात मैं जो बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं निरंतर दिन में करीब 6 से 7 शो एवरेज करता हूं, और उसमें से आधे से ज्यादा शो आजकल इसी मुद्दे पर हो रहे हैं। तो बहुत एक्सटेंसिव मैं और मेरी टीम रिसर्च करती है इसके आर्थिक और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स पर भी। तो मैं अपने माननीय पैनलिस्ट की इजाजत से बताना चाहूंगा कि जो मुझे रिसर्च करके और खबरों से पता लगा है कि ईरान में इस समय डिवाइसिव फोर्सेस हैं, यानी कि वहां पर जो खमीनाई साहब का जो सुप्रीम कमांडर का ग्रुप है, एक IRGC अलग है, ऊपर से वहां पर ये जो पेजेस्कियां जी हैं, अब्बास अराक्ची हैं, गालिबाफ हैं जो पहले स्पीकर थे। तो ऐसा लग रहा है वहां पर कोई ऐसा खेमा है मुकेश
जो हस्ताक्षर हुए थे समझौते पर, उस हस्ताक्षर को वो मानने को तैयार नहीं है। वो उनके मन में ये हमने जो आएगा करेंगे, हमने तो बदला लेना है, हमने अब मारो या मरो की लड़ाई लड़नी है। आप हस्ताक्षर करते रहिए, आप इनके साथ समझौता करते रहिए। इन्होंने हमारे सुप्रीम कमांडर के परिवार के ज्यादा लोगों को मार दिया है, इसने बच्चियों को मारा है, वगैरह वगैरह। वहां पर इस प्रकार का रोष है, तो वो समझौते को ऑनर करने के लिए तैयार नहीं है। वहां से थोड़े दिन बाद जो टैंकर्स पे हमला हो जाता है, जब समझौता हुआ है, उसको लेके अमेरिका भड़क जाता है और अमेरिका हमले करता है। इस बार ज्यादा खतरनाक मुकेश मुझे ये लग रहा है कि पिछली बार जब ये दौर आया था, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, तो उस समय पाकिस्तान जैसा मौका परस्त देश आगे आ रहा था। कभी कतर आ रहा था, कभी कोर आ रहा था। अब पाकिस्तान की तो ये सारी पॉलिसी फेल हो चुकी है। ये तो पाकिस्तान अब चुपचाप बैठा है, उसको लग रहा है मेरा सारा एफर्ट बेकार है और करने बनता भी नहीं। मुझे पहले ही पता था पाकिस्तान आने का मतलब है कि इसका हल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही ऐसा देश है जहां कभी जिंदगी में शांति नहीं हुई। ये तो ऐसा ही हुआ कि जो लोग खुद शीशे के मकान में रहते हैं वो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो वो अब इस बार दिक्कत ये है मुकेश कि ये कहीं इसका अंत मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज तो यूएन चीफ ने भी कह दिया कि ये जो है अमेरिका उल्लंघन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, वगैरह वगैरह। तो आर्थिक असर देखिए, लड़ाई हमसे 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर हो रही है, परंतु आर्थिक आंच इसकी यहां पर आ रही है। आम आदमी की रसोई तक, आम आदमी की ग्रोसरी बिल तक, आम आदमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग तक इसकी आंच आ चुकी है। महंगाई के आंकड़े हमने देखे हैं, और महंगाई, हालांकि कच्चे तेल के दाम कम हुए, पर जो महंगाई अंदर एक सीलन की तरह, मुकेश ध्यान दीजिएगा, एक सीलन की तरह महंगाई होती है जो अंदर सीप कर चुकी होती है। वो महंगाई, अब जो सामान आ चुका है दुकानों पे महंगा, जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो सब लोगों को खरीदना पड़ेगा। अब भले ही कच्चे तेल के दाम नीचे आए और कम से कम 2-3 महीने तक टिके रहें, तब जाके आपको कहीं महंगाई से राहत मिलेगी, वरना महंगाई से आपको अभी इतनी जल्दी राहत मिलने वाली नहीं है। हमने गैस की सिलेंडर की लाइन देखी, हमने बीच में कुछ दिनों तक पेट्रोल पंपों पे भी हमने लाइन देखी। के मुताबिक जीडीपी जो है हमारा, जीडीपी नीचे आने वाले 0.1 से 0.2%। उस पे आ रहा हूं मैं, मुझे पूरा करने दे मुकेश। जीडीपी पे अगर आप आरबीआई के अनुमान देखें तो उन्होंने 6.9 से 6.6 कर दिया। अब अगर ये लड़ाई दोबारा जाती है तो और भी ज्यादा इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इसके लिए आम आदमी को तैयार रहना चाहिए, और मुझे लग रहा है लोगों को, मैं ये आपके शो के माध्यम से, आपके चैनल पे आज मुझे पहली बार मौका मिला है आने का, तो मैं आपकी इजाजत से आम जो आपके दर्शक हैं, सोशल मीडिया पे भी जाता होगा, फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा यहाँ पर आपकी इजाजत से। वो ये है कि अगर ये लड़ाई अब लंबी चलती है तो एक लिमिट के बाद सरकार को भी जो करेक्टिव स्टेप्स होते हैं वो लेने में कठिनाई आएगी, क्योंकि फिर एक बार कच्चे तेल के दाम। तो मैं लोगों को सलाह दूंगा कि आप अपने आप में एक किफायत का एक प्लान बना लें, अपने फाइनेंशियल बजट, सब परिवार के लोग साथ बैठ के जो फालतू के फजूल के खर्चे हैं, बड़े खर्चे हैं, उनको अगर टाल सकते हैं तो आप टाल दें, क्योंकि अभी मुझे कहीं इसकी था नहीं नजर आ रही है वो सिल्वर लाइनिंग जो पिछली बार भले ही पाकिस्तान जैसे नाकाम देश की वजह से, मतलब कह रहे हैं लड़ाई वहां पे शुरू हो गई है, तनाव हम अभी से लेना शुरू कर दें। आप कह रहे हैं कि हम अभी से तनाव लीजिए, और जो नहीं, तनाव लेने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं एहतियात बरतने के लिए, एहतियात, बिल्कुल सही है। देवनाथ जी हमारे साथ है, मैं एक बार देवनाथ जी के पास जाऊंगा। सर, ये जो कह रहे हैं कोहली जी कह रहे हैं कि इंटरनल फोर्स है ईरान के भीतर भी जो इस हस्ताक्षर या इस समझौते को नहीं माना जाता, लेकिन मुझे तो जहां तक पता है कि ईरान में जो भी समझौते के लिए कर रहा है वो तो जो सर्वोच्च नेता है उनकी इजाजत से ही हो रहा है, जिनके पास कमांड है उनकी इजाजत से ही हो रहा है। तो क्या ये संभव है जो कोहली जी कह रहे हैं कि भीतर के अंदरूनी पॉलिटिक्स के कारण जो ये समझौते को ऑनर नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से ये लड़ाई हो रही है, या जो डील है वो फाइनल नहीं हो रही है? देखिए, युद्ध के समय हमेशा ऐसा होता है कि फौज को थोड़ी ज्यादा ताकत मिल जाती है। ऐसे पीस टाइम में हम एक प्रिंसिपल होता है कि फौज के ऊपर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की सुपरमेसी होती है सारे डेमोक्रेसीज में, दूसरे देशों में भी। लेकिन युद्ध के समय फौज को थोड़ा सा फ्री हैंड दिया जाता है। हम हमारे यहीं पे देख सकते हैं, जब गलवान का टेंशन हो गया था और आर्मी चीफ ने सरकार से पूछा कि क्या किया जाए, तो भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि वही करिए जो उचित है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि भारत सरकार ने भी गलवान के समय में युद्ध की संचालन, टैक्टिकल संचालन की बात कर रहा हूं, वो फौज के हाथ में छोड़ देती। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त फौज के टॉप कमांडर्स ने
डिसाइड किया कि हम गलवान के युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि गलवान के समय जब भारत सरकार ने कहा, राजनाथ सिंह जी ने स्वयं कहा कि जो उचित है वह कीजिए, तो हो सकता है फौज के टॉप कमांडर्स आपस में विनिमर्श करने के बाद कहते कि अब चीन पर एक छोटा सा हमला करते हैं, उनके 5-10 टैंक जो सामने खड़े हैं उनको तो नॉकआउट करते हैं। ऐसा सब देशों में होता है। तो अभी अमेरिकन कमांडर्स को देखिए ये फ्रीडम मिली हुई है। पेंटागन ने भी सेंटकॉम को युद्ध लड़ने की पूरी आजादी दी हुई है। हर बात के लिए सेंटकॉम को पेंटागन की तरफ नहीं देखना पड़ता। सेंट्रल कमांड में भी जो उनके एयरफोर्स और नेवी के कमांडर्स हैं, शिप के कैप्टन्स हैं, उनको लिखित ऑथराइजेशन दी हुई है कि वो अपने स्तर पर कितना युद्ध, कितना भीषण युद्ध लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। ईरान की बात हो रही थी। देखिए आईआरजीसी क्या ईरान की सरकार से थोड़ा अलग है? उनके सोशल फैब्रिक को समझना पड़ेगा। जब आईआरजीसी का गठन हुआ 1979 में, तो आईआरजीसी के लिए जो ऑफिसर्स थे, जवान जो थे, इनका सिलेक्शन, चयन जैसे हम देखते हैं ना कि भागो दौड़ो, रिटन टेस्ट और मेडिकल, इस तरह से नहीं किया गया था। उनको समाज के उस वर्ग से, उस कस्बे से या उस कुनबे से या उस ट्राइब से सिलेक्ट किया गया था जो कि लॉयल हैं। अभी भी आईआरजीसी के टॉप कमांडर बहुत बड़े टॉप कमांडर नहीं है, मेजर जनरल भी नहीं है, ब्रिगेडियर हैं। तो जो पश्चिमी मीडिया दावा करती है कि आईआरजीसी टूट गई है सरकार से और सरकार के साथ आउट ऑफ स्टेप है, हो क्या रहा है मैं बताता हूं कि आईआरजीसी के लोकल कमांडर्स को काफी स्वायत्तता दे दी गई है। तो इसके जो नए रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आईआरजीसी के लोकल कमांडर्स को दिया गया है, उसके तहत वो कुछ हथियारों का इस्तेमाल अपने बलबूते पे बिना तेहरान की तरफ देखते हुए कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप से ओके हुआ है क्या? देखिए, जब गालिबाज जाते हैं, अरागजी जाते हैं बातचीत करने के लिए, या पेजिश जब एक बयान देते हैं, जाहिर बात है पहले फौज को पॉजिटिव तरीके से दिखाना पड़ेगा कि वो अमेरिका के सामने खड़ी है, टक्कर दे सकती है, तभी तो कोई गालिबाज से हाथ मिलाएगा। नहीं तो अगर आईआरजीसी अपना एग्रेसिव रुख नहीं दिखाती है तो क्यों कोई अरागजी को कोई वैल्यू देगा? चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान युद्ध में अब रूस की एंट्री हो गई है, इसी हम चर्चा करेंगे। और एक बार वापस जाएंगे स्वामी जी के पास। स्वामी जी, ये जो अब कहा जा रहा है कि रूस का एक विमान जो है वो तेहरान पहुंच चुका है और रूस की एंट्री भी जो है इस युद्ध में हो गई है, क्या आपको लगता है कि ये सही में रूस की एंट्री है, या अगर रूस की एंट्री हो गई तो कहीं ये लड़ाई जो है विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ेगा? नहीं, देखिए, रूस की इस युद्ध में कोई एंट्री नहीं हो सकती और न वो करना चाहेगा। बाकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट चूंकि डिफरेंट खेमा है तो वो देते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी ट्रंप की और पुतिन की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है और इसीलिए जो रशिया और यूक्रेन का वॉर है वो इतना लंबा खिंच रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा कि रूस को वो इससे खाली करने चाहिए जो उसके कब्जे में आ गए। तो इसकी एक ही संभावना हो सकती है कि एक बार आपको ध्यान होगा, ट्रंप ने बीच में कहा था कि मैं लीडरशिप चेंज में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने हंसने कहा था कि वैसे तो हो ही गया है, एक बार हो गया, फिर उन्होंने कहा कि दोबारा भी हो गया। तो वो जो इनके खमेनी के बेटे हैं, वो उनका रशिया में ट्रीटमेंट चल रहा था। अब उनकी क्या स्थिति है, वो कुछ ठीक हो गए हैं, डिसेबल्ड हैं, क्या है, हो सकता है वो प्लेन उनको लेके आया हो या ले जाने वापस ट्रीटमेंट के ले जाने के लिए आया हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि रूस की कोई भी एंट्री इस युद्ध में हो। दूसरी बात यह है कि जो आईआरजीसी की बात हो रही है, देखिए, खेमनेई थे, अब उनका बेटा है नहीं है, पता ही नहीं लोगों को क्या है। तो ईरान में एक रिलीजियस लीडरशिप की सरकार है और एक उनकी चुनी हुई पॉलिटिकल सरकार है। तो जो रिलीजियस की सरकार है जिसमें आईआरजीसी है, जो डी फैक्टो जो है दमन की नीति अपना के वहां पे काम करते हैं, तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये युद्ध अब समाप्त हो जाता है और पॉलिटिकल लीडरशिप ईरान की इसको एग्रीमेंट कर लेती है तो उनका अपना क्या होगा। बिल्कुल, वो जो इतने 2-2.5 लाख में खूब कमा खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सब पे हुकूमत कर रहे हैं, ब्रिगेडियर होके भी जनरल पे राज कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो जिसकी ओर इशारा कोहली जी ने भी किया और इन्होंने भी किया, कि ये एक कारण हो सकता है
कि वो नहीं चाह रहे हों कि ये युद्ध ऐसे ही समाप्त हो जाए और उनकी अपनी औकात, उनकी अपनी हैसियत बाद में पता लगा कि अब ईरान में IRGC तो रहा ही नहीं है। दूसरी बात, हॉर्मुज पे मैं फिर आपको कहना चाहता हूं, अभी से ये चल रहा है। ईरान कह रहा है मैंने बंद कर दिया है, अमेरिका कह रहा है बंद कहाँ कर दिया है, जहाज तो अभी निकल रहे हैं। तो एक्चुअल स्थिति क्या है? अगर आप मिली जुली भी स्थिति ले लें तो कुछ कुछ तो वहां से फ्लो होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त क्राइसिस आएगा, लेकिन स्ट्रेस आएगा। मैं ये मानता हूं क्राइसिस इतना तगड़ा नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस जरूर होगा, और इंडिया के लिए गैस को लेकर के होगा। पेट्रोल को लेके तो मैं समझता नहीं हूँ कि हम एक्स्ट्रा चाइना से ले लेंगे, इससे रूस से ले लेंगे, हम लोग अमेरिका से ले लेंगे। अब तो हमने अंगोला भी खोल दिया और वेनेजुएला भी खोल दिया, तो पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं होगी। गैस की हमें किल्लत, थोड़ी सी प्रेशर पब्लिक पे हो सकता है, और सभी लोग अपना बचत करके चलें। तो हॉर्मुज में मुझे ये लग रहा है कि अब चूंकि लड़ाई हॉर्मुज पे आ गई है और ये समझ गए हैं कि ईरान इसको एक बार्गेन पॉइंट पे ले रहा है, तो कोई बड़ी बात मत समझना आप कि पता लगा हफ्ते भर में जो है वो अमेरिका ने वहां डिक्लेयर ही कर दिया है और कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर वो डिक्लेयर ना करके कब्जा ना भी करे, तब भी वो नेवल ब्लॉकेट करके और वहां से जहाजों की आवाजाही थोड़ी बहुत जारी रहेगी। मैं नहीं समझता इतना बड़ा बिल्कुल पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता, डिस्टर्ब जरूर रहेगा, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। दूसरा ये लग रहा है जी मुकेश जी, दूसरा ये लग रहा है कि जिस यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम को लेके बात हो रही है, 400 किलो का करीब करीब वो बताते हैं डस्ट है वहां पे। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो शायद है ही नहीं, उसने पहले ही उसको एटॉमिक बम बनाने वाले उसमें एनरिच करके रख लिया है, तो इसलिए वो उस पर अब आ नहीं रहा है, वो दिखाना भी नहीं चाह रहा है, और वो बस ये कह रहा है नहीं मैं नहीं बनाऊंगा और ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो इस लड़ाई को लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि वो उस मटेरियल को उनके सामने लाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये लड़ाई तो देखो मतलब अब चलनी है, अभी तो कुछ दिन तो चलनी है। जब तक हॉर्मुज क्लियर नहीं होगा तब तक तो आप ये लेके चलिए, और सभी पे इसका असर पड़ेगा, सभी देशों पे असर पड़ेगा, हम भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, और ये इसमें ईरान भी शामिल है। और ईरान में जो अभी कहा जा रहा है, एक जो और जो कहते हैं विवाद का जो एक कारण जो समझौता नहीं हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा मसला ये भी है कि 28 लाख करोड़ का मुआवजा वाली बात भी कही जा रही है। ईरान कह रहा है कि हमारे युद्ध का जो हर्जाना है वो अमेरिका दे, और अमेरिका वो देने को तैयार नहीं है। तो कोहली जी, मैं चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि ये हर्जाना भी एक, क्योंकि नुकसान तो सबका हुआ है भाई, हम तो ईरान के कारण परेशान है, अमेरिका के कारण परेशान है, लेकिन ये दोनों तो अपने अपनी वजह से परेशान है, तब इनको हर्जाना कौन देगा आखिर? ईरान पे युद्ध तो अमेरिका ने थोपा है, ईरान ने खुद से तो युद्ध की शुरुआत की नहीं है। तो आपके हिसाब से मुआवजा किसको देना चाहिए? और अगर ये मुआवजा नहीं मिला तो फिर तो मुआवजे की राशि ही बढ़ती रहेगी, मिलेगा तो किसी को नहीं। अगर लड़ाई और ज़्यादा आगे चलती रहेगी तो नुकसान भी बढ़ेगा, मुआवजे की मांग भी बढ़ेगी। देखिए, ईरान की जो आर्थिक हालत है मुकेश, वो इस समय बहुत ज़्यादा खराब है। $1 के बदले में 18-20 लाख रियाल वहां पर मिल रहे हैं, लगभग उनकी करेंसी एक तरह से फेल हो चुकी है। और पीछे जो समझौता हुआ था, मुझे इसलिए हैरानी हुई है समझौते का उल्लंघन के लिए, क्योंकि जो समझौता हुआ था उसमें लगभग ईरान की सभी शर्तें अमेरिका ने मान ली थी। और इसमें हर्जाने की बात भी आपको याद होगा, उस समय जब समझौता हुआ था तो अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर इल्जाम लग रहे थे कि आपने उनके हर्जाने वाली बात भी, और ऐसी भी खबर आई थी कि इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज के थ्रू, जो ये बाकी देश है उनको सीधा तो नहीं दे रहा, पर इनके थ्रू वो हर्जाना भरा जा रहा है, और हर्जाना भरने का वायदा भी किया गया है। इसी शर्त पे ये सारा समझौता हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा बहुत आलोचना हुई थी अमेरिका की कि आपने सारी शर्तें उनकी मान ली, तो आप युद्ध हारे हैं कि युद्ध जीते हैं, पहले ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और साफ पता लग रहा था कि अमेरिका युद्ध हार गया, और हार के सारी बातें मान गया, एक भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। खमीनाई की जगह खमीनाई आ गए, यूरेनियम अपनी जगह है, मिसाइल प्रोग्राम अपनी जगह है, कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी शर्तों पे खुलवाया, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईरान का हर्जाना मिलना शुरू हुआ था। इसीलिए मैंने ये डिवाइसिव फोर्सेस की बात करी कि एक खेमा है ईरान में जो कि इस समझौते को किसी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। वही शरारत करता है, जब भी वहां से टैंकर निकलता है किसी भी देश का, वो उस पर उठा के एक मिसाइल छोड़ देता है और युद्ध को फिर भड़का देता है। मुझे लग रहा है ईरान का ये खेमा अब मारो या मरो, डू और डाई जिसको हम कहते हैं, उस मिशन के ऊपर है। उसको कोई परवाह नहीं है ईरान की अर्थव्यवस्था की, उसको कोई परवाह नहीं है कि ईरान के लोगों को आगे कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। फिलहाल
एक कमेंट में आप कह रहे हैं अमेरिका में ईरान का एक जो खेमा है वो इंडिपेंडेंट इतना मजबूत है कि उसके पास वो सारे असलहे भी हैं, वो मिसाइलें भी हैं कि वो किसी पे हमला भी कर सकता है। मतलब ईरान में दो गुट हैं ऐसे जो जिनके पास हथियार हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मुकेश, आपकी इजाजत से मैं अमेरिका पर देखिए, अमेरिका इस समय फंस गया है। अमेरिका एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप के जो ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आते हैं, आज मैं हमला कर दूंगा, आज मैं उनको तबाह कर दूंगा, आज उनकी सिविलाइजेशन मिटा दूंगा, आज ये करूंगा। उसके बाद आपने देखा होगा दुनिया भर की मार्केट्स, चाहे शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, गोल्ड सिल्वर की मार्केट हो, एकदम गिरती है। और क्या अमेरिका में कोई एक ऐसी लॉबी है जिनको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का पता होता है? वो तुरंत और एक दफे कहते हैं अब सब खत्म हो जाएगा, सब राजी हो गए, वो लोग हमसे बात करने को तैयार हैं, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फौरन मार्केट चढ़ने लगती है। तो मैं बाय द वे आपके चैनल के दर्शकों को बता दूं कि आप गिरने से भी कमा सकते हैं और आप चढ़ने से भी कमा सकते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। तो एक तरफ तो ये पहलू है, दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप इसमें फंस चुके हैं। अगर वो वापस आते हैं तो उनकी साख है। और 4 महीने बाद मुकेश वहां पर इलेक्शन है, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है। तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप अगर अपने देश में महंगाई, जो कि कच्चे तेल के बढ़ने से, हालांकि अमेरिका किसी से तेल आयात नहीं करता है, वो पूरा सेल्फ सफिशिएंट है, परंतु दाम उसको भी महंगे पड़ते हैं। $3-3.5 से आज $5 प्रति गैलन अमेरिका में चल चुका है। उसने अपनी ऑयल कंपनीज को धमकी दी थी कि इसको $2.5 पे ले आओ, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है। मुझे लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अब अमेरिका की अगर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, अगर उन्होंने इसको अब कम नहीं किया आने वाले कुछ हफ्तों में, तो ये इलेक्शन वो पहले ही उनके हारने की उम्मीद बन गई है, वो ये इलेक्शन हार जाएंगे। और जो दोनों उनके हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, वहां से इनकी पार्टी की मेजॉरिटी चली जाएगी। राष्ट्रपति तो बने रहेंगे पर मेजॉरिटी, और इन्होंने ये स्वयं स्वीकार किया है कि अगर मेरी मेजॉरिटी चली गई तो मुझे यहां से इंपीच किया जा सकता है, यानी कि मुझे यहां से निकाला जा सकता है। तो मुझे लग रहा है राष्ट्रपति ट्रंप को किसी भी कीमत पे अब कम से कम अपने देश में महंगाई को पहले रोकना पड़ेगा, और उसके लिए इनको कच्चे तेल के दाम जल्द से जल्द नीचे लाने पड़ेंगे। अगर ये नीचे नहीं आते हैं तो राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी का हारना लगभग यहां से तय लग रहा है। तो पहले तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को तो जो नुकसान हो रहा है मुकेश, वो हो ही रहा है। $40 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर उधार चढ़ चुका है। अपनी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है उसका ये क्या करेंगे? ज्यादा बड़ी हर बीतता हुआ दिन इनको उस इलेक्शन के नजदीक ला रहा है। प्राइमरीज में इनके हारने के पूरे चांस बन गए, अप्रूवल रेटिंग इनकी गिर चुकी है। तो मुझे लग रहा है अमेरिका को पहले अपनी अर्थव्यवस्था की तरफ देखना पड़ेगा, बाकी अर्थव्यवस्था की चिंता तो बाद की बात है। बिल्कुल, मतलब अर्थव्यवस्था पहले उनको देखनी है। अगर यहाँ पर चुनाव के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने यहाँ महंगाई कम करो भाई, युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, जीतेंगे हारेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देवनाथ जी, अगर ये मैसेज चला गया, क्योंकि जो समझौता हो रहा है तो उससे तो ये मैसेज गया कि अमेरिका एक तरफा जो है वो सारी शर्तों को मान गया है, तो इसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है अमेरिका में ट्रंप के वोटरों पर पड़ेगा, चुनाव पे असर पड़ेगा। दूसरा, जैसा कि आहूजा जी कह रहे हैं, कोहली जी कह रहे हैं कि ये चीजें जो है, महंगाई बढ़ेगी तो उनसे उनका चुनाव जो है वो प्रभावित होगा, और इसलिए मुझे लगता है आहूजा जी आपके कोई बहुत नजदीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आते रहते हैं। अपना नाम नहीं बदल पाऊंगा, आप ही को ठीक करना पड़ेगा। जी कोहली जी, आहूजा जी इससे पहले आए थे तो उनका नाम मुझे बार बार याद रहता है। तो कोहली जी जो कह रहे हैं कि आपको काफी इंप्रेसिव लगते हैं आहूजा साहब। जी देवनाथ जी, कोहली जी जो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि वो वजह है, या पहले जो है समझौता अगर अपने पक्ष में करा लेते हैं ट्रंप तो शायद उनको चुनाव जीतने की संभावना कुछ बढ़ जाए? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप को अगर चुनाव जीतना है तो उनको जितना 2-3 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो उसके पहले ही किसी तरह की एक सीजफायर और समझौते की घोषणा करनी पड़ेगी, जिसमें वो दिखा पाए कि इजराइल के सम्मान की रक्षा हो गई है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अभी जैसे बात हो रही थी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 5, 6, 7 सीटें हार जाएंगे और सेनेट में भी 5 सीटें हार जाएंगे। इसके साथ ही उनकी जो सरकार है थोड़ी कमजोर हो जाएगी। ट्रंप का जो बाकी 2.5 साल का कार्यकाल है वो वेजिटेबल प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि वो जो भी बड़े बड़े सिग्नेचर करते हैं फिर उनको कौन पीछे से पास करेगा। जेडी वांस का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से या तो खतरे में है या खत्म होने वाला है। वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोग खुद ही मान रहे हैं कि जेडी वांस जो है नेगोशिएशंस में कोई भी मास्टर स्ट्रोक नहीं दिखा पाए। सबसे बड़ी बात है कि क्या 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अब रिपब्लिकन पार्टी का कोई भी जीतने वाला है? मार्को रूबियो तो नहीं नजर आ रहे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट।
शायद डेमोक्रेट्स ही 2028 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेंगे। तो ट्रंप का और रिपब्लिकन पार्टी का भविष्य है थोड़ा धुएं से नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस लड़ाई से उनके पॉलिटिकल करियर पर भी असर पड़ता दिख रहा है। एक चीज मैं स्वामी जी आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो कोहली जी कह रहे हैं कि ये इमोशन की लड़ाई है, और जो जब आखिरी जनाजा सुपुर्दे खाक किया जा रहा था तो उसमें जो एंटी अमेरिका, एंटी ट्रंप, एंटी इजराइल जो नारे लग रहे थे, इससे भी ट्रंप और अमेरिका की जो जनता है वो थोड़ी आहत हुई और इमोशन में आकर के ये हमले किए। लेकिन एक चीज़ जो अभी जो शहरनामा जो अखबार है, वहाँ का मुखपत्र है, ईरान का सरकारी अखबार, उसमें जो 13 लोगों की हिट लिस्ट दी गई है, ग्राहम को की मौत को कहा गया है कि भाई जो हमारे साथ इस तरीके की काम करेगा उसको ऊपर वाला सजा देगा। क्या आपको लगता है कि ये लिस्ट निकाल करके एक तरीके से जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, या इंटरनल पॉलिटिक्स में अपने 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 वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है वहां पे? नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहाँ अलग अलग कुछ नहीं है। वहाँ एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और एक उनकी रिलीजियस गवर्नमेंट है। रिलीजियस गवर्नमेंट के पास उनकी अपनी आर्मी है और उनके अपने कंट्रोल्स हैं और वो कभी भी टेक ओवर कर लेते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि वहाँ का ब्रिगेडियर जनरल पे रूल करता है। देखिए, वॉर में पोस्टर लेके चलने से कोई ट्रम्प की हेल्थ पे असर पड़ता है? कुछ नहीं होता है। ये सब रोज होते रहते हैं, मोदी मर जा, मोदी मर जा। और उधर जो इन्होंने ये निकाला है ये अपने ऑडियंस को कि देखने के लिए कि जो यूरोप हमारे खिलाफ है, ये जो काफिर देश यूरोप के ईसाई देश हमारे खिलाफ हैं, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे, वो अलग है। देखिए, विषय यहाँ पर जो पॉलिटिकल पे भी ये बात है कि इस समय जो अमेरिका में डिवीजन है वो ऐसा ही हो गया जैसे इंडिया में हो गया है। एक्सट्रीम राइट, नेशनलिस्ट, वाइट्स, वो कंबाइंड हो गए। ट्रंप का जो इस बार का इलेक्शन जिस तरह से उसने स्वीप किया है वो इस बात का क्लियर इंडिकेशन था कि वो हमारे जैसे बंगाल में, बिहार में, आसाम में चुनाव हुआ, ऐसा ही चुनाव वो पिछले बार अमेरिका में हुआ था। ये ट्रंप ने जो समझौता किया उसमें कोई हार का नहीं था। मतलब उसने ये इंडिकेट किया अपने लोगों को कि भाई आई डोंट वांट वॉर, मुझे तो खाली न्यूक्लियर का है, हमारी कोई लड़ाई है नहीं। तो जो इनका नुकसान है, जो समझौते हैं, कोई इश्यू हमारे लिए नहीं है, लेकिन इनको हम एटम बम नहीं बनाने देंगे और हॉर्मुज इनको खोलना होगा। वही दो बातें रह गई थी। अब अगर ईरान उस समझौते को तोड़ता है इतनी रियायतों के बाद, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट ही आएगा उनके सिटीजन्स पे कि भाई यूएस ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जैसे कोहली जी ने कहा भाई सब कुछ हार दिया, फिर भी अगर ईरान नहीं मान रहा है तो लोग ट्रंप से क्यों नाराज होंगे। दूसरी बात ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि वहां पे जो डेमोक्रेट्स हैं वो ऐसी हो गए जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, सब मतलब क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो डेमोक्रेट का वहां फोर्स क्या है? डेमोक्रेट का फोर्स इमिग्रेंट्स हैं, काफी सारे इंडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं और मुस्लिम्स हैं और कम्युनिस्ट हैं। तो इसलिए वहां पे जो डिवीजन इस समय हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत भारी नुकसान उनको चुनाव में होने वाला है ट्रंप की पार्टी को। पर वो एक अलग विषय है, अभी तो बहुत दूर है वो मामला अभी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अमेरिका अब धीरे धीरे इस बात पे फोकस कर रहा है कि भाई किस तरह से वो न्यूक्लियर बम वाला मैटर रिजॉल्व हो और किस तरीके से हॉर्मुज को मैं ले लूं। तो अगर ट्रंप ने कह दिया कि हम हॉर्मुज को कब्जे में ले लेगा, अमेरिका का होगा अब हॉर्मुज, और हम यहाँ सिक्योर्ड पैसेज देंगे लोगों को, और उसने ये भी कहा है उनसे रिएम्बर्समेंट लेंगे जो हम खर्चा उठाएंगे या नेवी रखने का। तो उस दिशा में वो सोच रहे हैं, और अगर वो सक्सेस हो जाते हैं इसमें तो फिर क्या होगा? फिर ईरान कहाँ जाएगा? ईरान फिर कहाँ जाएगा? तो वो जो बार्गेन पॉइंट बना रहा है वो उसका बार्गेन पॉइंट खत्म होगा, और उनकी जो IRGC जो रिलीजियस मिलिट्री लीडरशिप है उस पर फिर प्रेशर पॉलिटिकल लीडरशिप का आएगा कि भाई समझौता क्या है, समझौता कीजिए। और जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है और इस तरह की खबरें भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उनके पास वो डस्ट है ही नहीं, वो सब कन्वर्ट करके अपना बना के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हाँ, इसकी संभावना है कि नीच कर लिया हो पूरा। बिल्कुल। तो इस स्थिति में थोड़ी अब लड़ाई स्वामी, एक सवाल अब तो आपसे और मैं पूछूंगा, और इसी पे मैं चाहूंगा कोहली जी भी अपनी प्रतिक्रिया दें
कि भाई अमेरिका का क्या, जो कह रहे हैं कि ट्रंप के इलेक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या वहाँ की जनता, अमेरिका की जनता ये नहीं सोचेगी कि ईरान से अमेरिका का डायरेक्ट कोई लड़ाई तो है नहीं, जो लड़ाई इसराइल को लेकर के है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? भाई आपको इसराइल के लिए अपना इतना नुकसान करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आप इसका मतलब इसराइल और अमेरिका की रिलेशनशिप नहीं, को मैं बहुत रिलेशनशिप तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भाई अमेरिका की हर एक जनता तो नहीं समझती ना। नहीं नहीं नहीं, पूरी जनता। अमेरिका तो ये कहता है इसराइल इज अमेरिका। आप वहां लोगों से पूछिए जाके, वो कहते हैं इसराइल इज अमेरिका, इसराइल तो हमारा ही है। और पूरा अमेरिका का जो इकोनॉमी है वो तो जूस के हाथ में है। तो वर्ल्ड की यहूदियों के इकोनॉमी भी हाथ आप में कहें जो जूस के हाथ में, हमारे यहाँ भी जो है बहुत सारे उनके जो है इजरायली जो हैं, उनके बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी उनका बड़ा योगदान है। तो ये चीज तो है, लेकिन क्या सीधे तौर पे अगर कहेंगे ये तो योगदान है, योगदान की कीमत आप इस पे थोड़ी देंगे कि पूरी अमेरिका को आप युद्ध की आग में झोंक देंगे? मुकेश जी, आप एक बात समझिए, इजराइल वहां कैसे पहुंचा? इतने सारे मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में वहां क्यों पहुंचा? जब इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहां बिठाया गया था तो उन लोगों ने, सभी देशों ने एक प्रॉमिस किया था कि आप अस्तित्व में रहेंगे, आपकी सॉवरेनिटी, आपकी लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर वो आज इस लाइफ को और इसको नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? आप बताइए, वो कहाँ पे जाएंगे? आप ऐसे इजराइल को थोड़े ही छोड़ सकते हैं। इजराइल से आपका कमिटमेंट है, अमेरिका का कमिटमेंट है, यूरोप का कमिटमेंट है, वो इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए इजराइल और अमेरिका का यूक्रेन के साथ भी था, कमिटमेंट तो यूक्रेन के साथ भी था अब्दुल्ला ने। फिर उसके बाद आप इजराइल के बाद फिर सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, यूएई। अगर अमेरिका उनका एटम बम ईरान का बंद नहीं कराएगा तो देवनाथ जी बताएंगे वो ईरान तो सबको अपने अंदर दबा देगा, अंगूठे के नीचे ले लेगा। तो ये लड़ाई की कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल कुछ नहीं है, बहुत क्लियर है। और इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव के लिए अमेरिका यहाँ पे इस पे ये लड़ाई लड़ता रहेगा, फिर बंद होगी, फिर लड़ेगा, फिर बंद होगी, फिर लड़ेगा, यही चलती रहेगी। जी देवनाथ जी बताइए। जब तक इजराइल सरेंडर नहीं कर देता है हॉर्मुज पर और एटॉमिक बम को लेकर के, जी ईरान जब तक सरेंडर नहीं करेगा। जी देवनाथ जी, क्या सहमत हैं स्वामी जी जो कह रहे हैं? देखिए, जहां तक इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, CIA, मोसाद, ब्रिटेन की MI6, उनका ये आकलन है कि अभी तक ईरान के पास एटमी हथियार नहीं है। IAEA की जो लास्ट टीम गई थी पिछले साल, 2025 की बात है, 2025 में IAEA की टीम 5 बार ईरान गई थी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जून में भी जाने का प्लान था IAEA की टीम के जाने का, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि तब तक वो 12 दिन का बमबारी चालू हो गया था। IAEA की टीम बहुत कंक्लूसिवली कह रही है कि उनको कोई सबूत नहीं मिला कि ईरान 60% से ज्यादा एनरिचमेंट कर रहा है। दूसरा, उनको कोई सबूत नहीं मिला कि वो बॉम्ब बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, क्या वो बॉम्ब बनाना चाहती है? हासिल क्या होगा? ठीक है, मान लेते हैं थ्योरेटिकली थोड़े समय के लिए कि उन्होंने 6 या 8 बॉम्ब बना लिए। हासिल क्या होगा? किसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? मैं मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात करता हूं कि एटमी हथियार हमेशा डिटरेंस वैल्यू के होते हैं, इस्तेमाल करने के बाद ही कहानी बदल जाती है। तो अगर ईरान उसका इस्तेमाल करता है, 1 सेकंड के लिए, पहली चीज तो नहीं करेगा, उनके जनरल्स काफी एक्सपोज्ड हैं एटमी वॉरफेयर के फिलॉसफी के बारे में। अगर समझिए ईरान एटमी हथियार बनाता है, नहीं बना रहा है, पहले तो मैं ये कमिट करना चाहता हूं, अगर ईरान बनाता है और किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा? लोग कहते हैं इजराइल पर फेंक देगा, तो ये तो कहने की बात है। हमेशा जवाबी कार्रवाई आती है, एक काउंटर अटैक आता है, सेकेंड स्ट्राइक जवाब आता है, चाहे इजराइल से आ। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये कहती है कि इजराइल के पास 17 एटमी हथियार हैं। दूसरी, अमेरिका के पास अपने भी कोई 4,500 एटमी हथियार हैं। अमेरिका डेफिनेटली फिर ईरान को, हिंदी में कहते हैं, नहीं छोड़ेगा। तो अगर ईरान ने 2-4 एटमी हथियार इजराइल की तरफ कुछ कर दिए तो जो जवाबी कार्रवाई आएगी इजराइल से और अमेरिका से, ईरान तो धूल में मिल जाएगा, डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राख बन जाएगा। ये ईरान के जनरल्स को मालूम है, ईरान के टॉप पॉलिटिशियंस को मालूम है। तो ईरान ने एटम बम बना के
उसको किसी की तरफ लॉन्च नहीं करना है। मैं आखिरी वाक्य ये कहना चाहता हूं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है। देखिए, किसने इजराइल पर हमला किया है? अभी इजराइल की बात हो रही थी कि इजराइल जो है अमेरिका का 51st स्टेट है, वाकई है। किसने इजराइल पर हमला किया आज से पहले? 1947, 48, 49 क्या ईरान ने हमला किया? नहीं। 1967 में 60 वॉर में क्या ईरान ने इजराइल पर हमला किया? नहीं। 1973 यौम किपुर वॉर, क्या ईरान ने हमला किया? नहीं। उसके बाद भी कभी ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया, कभी नहीं किया। हाँ, उसने पॉलिटिकल दबाव बनाया होती हिजबुल्लाह के थ्रू, लेकिन वो दुनिया के सारे देश करते हैं। अमेरिका ने भी दुनिया के अलग अलग जगह पर, रूस ने भी दुनिया के अलग अलग जगह पर, चीन ने भी दुनिया के अलग अलग जगह पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बनाई। मैं आखिरी कमेंट के लिए शरद कोहली जी के पास जाऊंगा। कोहली जी, क्या आपको लगता है आखिरी कमेंट, खत्म कब तक होगी लड़ाई, और जब तक खत्म होगी तब तक हम क्या क्या झेल रहे हैं, क्या क्या झेलेंगे? देखिए मुकेश, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि हर बीतता हुआ दिन भारत और दुनिया के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक है। कोरिया, जापान, वियतनाम, चाइना, हम जितने भी देशों को ले, ईस्ट एशिया के खासकर, उसमें घातक है। अमेरिका के खुद के लिए घातक है, यूरोप के लिए घातक है। हम तो उम्मीद यही रखते हैं कि जल्द सद्बुद्धि आए और जल्द समाप्त हो। जहां तक अमेरिका की बात है, लोग इसके खिलाफ है। उनके जो कैंट एनसीटीसी के चेयरमैन होते थे, मार्च में वो रिजाइन करके चले गए थे। उन्होंने साफ कहा था कोई खतरा नहीं था अमेरिका को ईरान से, खामखा आपने पंगा ले लिया। मैं खामखा पंगे की वजह से दुनिया पूरी की पूरी इस बात दबाव में है। और मैं जाते जाते एक जरूरी बात कह दूं कि इस समय जो अपने आप को विकसित दुनिया का हिस्सा कहता है, डेवलप्ड वर्ल्ड, वो इस युद्ध की वजह से और उससे पहले टैरिफ की वजह से रिसेशन में जा चुका है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अपनी जीडीपी के नंबर देते हैं 0.2, 0.3, 0.7, ये कोई जीडीपी नहीं है। साफ पता लग रहा है कि ये देश इस समय रिसेशन में आ चुके हैं। जो जो लड़ाई बढ़ेगी, ये और ज्यादा गहरे रिसेशन में जाएंगे। इससे बढ़कर नुकसान और क्या हो सकता है? बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए डॉक्टर शरद कोहली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र स्वामी जी आपका, और देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। ये जो लड़ाई फिर से दोबारा शुरू हुई है, इसकी खत्म कब होगी किसी को नहीं पता, और जब तक ये खत्म नहीं होती है तब तक जो है हमारी परेशानी। अभी हालांकि फौरी तौर पर राहत जरूर भारत को है, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध का आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे युद्ध आगे जाएगा और जिस तरीके से चलता जा रहा है और इसके खत्म होने की उम्मीद किसी को नजर नहीं आ रही है। लगता है कि बहुत जल्द जो रिस्ट्रिक्शंस सरकार ने लगाए थे वो फिर से वो रिस्ट्रिक्शंस हम पे लागू होंगे और इस लड़ाई का खामियाजा हम सब मिलकर भुगतेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।